वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं आफ्ताब हैदर और आप देख रहे हैं आफ्ताब स्पीक्स। आफ्ताब स्पीक्स में आज मैं आपके लिए एक बेहद ही रोचक विषय लेकर आया हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में एक दल के प्रभुत्व का दौर, डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक का जो समय था, भारत में इस समय कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं थी। यानी कि अंग्रेज जब देश को छोड़कर गए थे, उस समय भारत देश में एक अंतरिम सरकार बना ली गई। इंग्लिश में इसको एंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। एंटरिम गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट थी जिसका कोई चुनाव नहीं हुआ था। उस समय देश के जो बड़े नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सब ने मिलकर एक कैबिनेट का गठन किया, एक सरकार बना ली और उस सरकार के मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस सरकार में उप प्रधानमंत्री के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को और गृह मंत्री के तौर पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को शामिल किया गया और भी उस समय के देश के जो बड़े कर्ता धर्ता और नेता थे वो शामिल हुए। इस तरह 1947 से 1950 तक भारत में एक अंतरिम सरकार कार्य करती रही। इसके बाद फरवरी देश का पहला आम चुनाव, भारत का पहला आम चुनाव जब संविधान बनकर तैयार होता है उसके बाद हुआ। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया, यानी 26 नवंबर 1949 को यह तैयार होता है और भारतीय संविधान को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन द 26 ऑफ जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इसको अंगीकृत कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। भारत में पहले आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच हुए। अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच में भारतीय चुनाव आयोग चुनाव की तैयारी कर रहा था। इसके साथ ही साथ वोटर लिस्ट में लोगों के नाम को ऐड करना, उनके लिए वोटर कार्ड बनाना और दूसरे कार्यों को चुनाव आयोग के द्वारा अंजाम दिया गया। जब भारत में प्रथम चुनाव समाप्त हुए तो कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली और उसने केंद्र व विभिन्न राज्यों में अपनी सरकार बना ली। आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि पहले जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद जो चुनाव होते थे तो राज्य और केंद्र के चुनाव एक साथ ही करवा दिए जाते थे। अतः 1951-52 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिली और उसे सीटों में बहुत ज्यादा सीटें प्राप्त, उसे पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। कांग्रेस पार्टी को पहले आम चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इसके साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें भी बनी। विभिन्न राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनी। उसके बाद दूसरा चुनाव जो कि 1957 में होता है, 1957 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और उसके बाद 1962 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में बनी रही। 1951-52 के चुनाव से लेकर 1957 के चुनाव तक 3 बार, 1962 के चुनाव तक 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे और भारतीय जनमानस ने, भारत के जो वोटर्स है, उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को दिया। इसके पीछे कुछ रीजन है। कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला यह बहुमत ऐसे ही नहीं मिल गया था। कांग्रेस पार्टी को यह बहुमत क्यों मिला, ये एक सवाल है। अब आइए समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी को यह बहुमत मिल रहा था। इसके पीछे जो प्रमुख कारण थे, उन कारणों में सबसे पहला कारण जो मेन फैक्टर था वो ये था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल की पायोनियर थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता संग्राम की अगुवा पार्टी के रूप में उभरी। भारत के लोग कांग्रेस पार्टी को भारत की स्वतंत्रता सेनानी पार्टी के तौर पे देखते थे। ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। इसके बाद जो दूसरा कारण था कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने का, दूसरा कारण नेहरू का करिश्माई व्यक्तित्व था। आज आप इसको भारतीय परिदृश्य में कुछ इस तरह से समझिए, जिस तरह 2014 में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पटल पर एक राष्ट्रीय नेता के रूप में, एक मजबूत छवि के नेता के रूप में उभरे और लोगों ने उनको प्रचंड बहुमत दिया, ठीक इससे कहीं ज्यादा और इससे कहीं बेहतर लोगों का आकर्षण उस वक्त, उस जमाने में स्वतंत्रता के बाद श्री नेहरू के प्रति था। इसलिए लोगों ने पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य व्यक्ति समझते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट किया। तो कांग्रेस को वोट मिलने के लिए ये दो कारण तो अहम थे, एक नेहरू का व्यक्तित्व और दूसरा कांग्रेस पार्टी का स्वतंत्रता संग्राम की अगुवा होना। अब तीसरा, जो भारत में आजादी के बाद से इलेक्शन हुए, उन इलेक्शंस में ज्यादातर उन स्वतंत्रता सेनानियों को ही टिकट दिया गया था या उनके पास ही टिकट था। वे लोग चुनाव लड़ रहे थे जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा थे।
अतः विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है या जो चुनाव निर्वाचन क्षेत्र होता है, उन निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों ने देखा कि उनके जो कैंडिडेट है वो स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर है, जो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड लोग होते थे। अतः तीसरा कारण ये था कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी इस चुनाव में चुनाव लड़ रहे थे और वे कांग्रेस पार्टी की ओर से ही चुनाव लड़ रहे थे। ये 3 कारण। आखिरी कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी थी। सन 1885 में एक अंग्रेज अफसर जिनका नाम A.O. ह्यूम था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी थी। अब 1885 से अपनी स्थापना के बाद कांग्रेस पार्टी 1947 तक बहुत ही ज्यादा मैच्योर और परिपक्व हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरे देश में फैल चुका था, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक। कांग्रेस की राष्ट्रीय शाखा और राज्यीय शाखा विभिन्न स्तरों पर काम कर रही थी। जब तक दूसरी पार्टियां अपने लिए कोई एजेंडा सोचती थी, चुनावी घोषणा पत्र बनाती थी, कोई राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करती थी, तब तक कांग्रेस पार्टी अपने सभी प्रकार के राष्ट्रीय मुद्दों, एजेंडों और नीतियों की घोषणा कर देती थी और लोगों को लगता था कि कांग्रेस पार्टी ही राष्ट्र को चलाने में सक्षम है, क्योंकि ऊपर के 3 फैक्टर ऑलरेडी काम कर रहे थे। वो 3 फैक्टर क्या थे, आइए एक बार फिर से सरसरी निगाह दौड़ाते हैं कि कांग्रेस पार्टी को मिलने वाले पूर्ण बहुमत के पीछे शुरू के 3 चुनाव में क्या कारण थे। चौथे चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, लेकिन वो पहले 3 चुनाव की तरह प्रचंड बहुमत नहीं था। पहला कारण, स्वतंत्रता सेनानियों का कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ना। दूसरा कारण, पंडित नेहरू का करिश्माई व्यक्तित्व और लोगों का पंडित नेहरू के प्रति आकर्षण। तीसरा कारण, कांग्रेस पार्टी का स्वतंत्रता संग्राम की अगुवा पार्टी के रूप में देखा जाना, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल की पायोनियर होना। और अंतिम महत्वपूर्ण कारण, कांग्रेस पार्टी का ग्रैंड ओल्ड पार्टी होना या एक बहुत ही पुरानी पार्टी होना, जिसकी वजह से पूरे राष्ट्र में इसकी जड़ें मजबूती के साथ फैल चुकी थी। इन कारणों की वजह से कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा था। अब इसकी तुलना यदि दुनिया के दूसरे राष्ट्रों से की जाए, भारत के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एक पार्टी के डोमिनेंस में यानी वन पार्टी डोमिनेंस में रहे हैं। लेकिन उन देशों में जो वन पार्टी डोमिनेंस रहा है, उसका जो नेचर था, वन पार्टी डोमिनेंस का जो नेचर था, जो एक पार्टी के प्रभुत्व की प्रकृति थी, वो आमतौर पर तानाशाही थी या डिक्टेटरशिप में थी कि किसी देश में एक पार्टी शासन कर रही है तो निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाती थी, या तानाशाहों का कंट्रोल था, नियंत्रण, देश में तानाशाहों का नियंत्रण था, जिस वजह से वहां पर निष्पक्ष चुनाव नहीं होते थे। परंतु भारत में स्थिति इसके उलट थी। भारत में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही चुनाव आयोग, भारत का जो चुनाव आयोग था, वे चुनाव करवाता था और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जनता के द्वारा चुनकर, जनता के द्वारा दिए गए मतों से विजयी बनकर सत्ता में आती थी। इसके पीछे के कारणों का वर्णन मैंने आपको कर दिया। अतः भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व की जो प्रकृति थी वो लोकतांत्रिक थी। जो कांग्रेस पार्टी की प्रकृति थी वो लोकतांत्रिक थी। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि उस जमाने में बहुत सारी पार्टियां नहीं थी, इस वजह से कांग्रेस पार्टी बहुत ही आसानी से जीत जाती थी। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। आज की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं या देश की जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन पार्टियों की जड़ें 1950 के या उससे पहले के दशकों में देखी जा सकती है। इन पार्टियों का विघटन, उनके पूर्व पार्टियों के विघटन से इन पार्टियों का जन्म हुआ है। और नहीं तो कम से कम एनसीईआरटी 12वीं की किताबों के मुताबिक उस वक्त भारत में 1947 के बाद जब पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए, इन चुनाव के दौरान भी भारत में प्रत्येक सीट पर कम से कम 4 प्रत्याशियों ने इलेक्शन लड़ा था, यानी कि चुनाव लड़ा था। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि उस समय भारत में कम से कम प्रत्येक सीट के लिए 4 पार्टियां प्रतिद्वंदिता कर रही थी, कंपटीशन कर रही थी। अतः यह कहना कि कांग्रेस की जमाने में कोई पार्टी नहीं थी और कांग्रेस उस चुनाव को जीत जा रही थी, ठीक नहीं है। उस जमाने में भी कांग्रेस के सामने दूसरी पार्टियां थी और कम्युनिस्ट पार्टी एक मजबूत और काफी दमदार प्रतिद्वंदी के रूप में उभरी थी। हालांकि उनके वोटों का शेयर उतना ज्यादा और सीट का शेयर उतना ज्यादा नहीं रहा, वो कांग्रेस पार्टी के 10% भी सीट नहीं ला पाती थी, परंतु मजबूत दावेदार के रूप में कांग्रेस पार्टी की नीतियों और इसके चुनावी एजेंडों की आलोचना करने के लिए दूसरी पार्टियां मौजूद थी। अतः आज का विषय यहीं समाप्त होता है। ये भारत में एक पार्टी डोमिनेंस के यानी एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर था और उस दौर को मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकूं।